मैं ललित कुमार नागपुरे शास्त्रीनगर हिंदी मनपा शाला के यचपूर्व विभाग से शास्त्रीनगर हिंदी मनपा शाला के कक्षा 5वीं का शिक्षक हूँ। मैं आपको आज परिसर अध्ययन भाग 2 यह विषय पढ़ाने वाला हूँ, जिसके अंतर्गत हम पाठ 5 पढ़ेंगे, मानव की उन्नति, जिसके लिए मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ, चित्र दिखा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम ललित कुमार ए नागपुरे, मेरा स्कूल का नाम है शास्त्रीनगर हिंदी मनपा शाला, सांता क्रूज, पूर्व, मुंबई। मेरा माध्यम है हिंदी, कक्षा है 5वीं, वार्ड एच पूर्व। आज का सुविचार है बच्चों, सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है और अपनापन सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। यह हमारा आज का सुविचार है। यह हमारा विषय का नाम है परिसर अध्ययन भाग 2, हम ऐसे बने। हमारा पाठ का नाम है मानव की उन्नति। हमारा आज पाठ 5 है, मानव की उन्नति, जिसका पहला 5.1 है, 5.1 है कुशल मानव से लेकर आधुनिक मानव तक। 5.1 है कुशल मानव से लेकर आधुनिक मानव तक, जिसमें हम पहला देखेंगे। ये देखो, एक कुशल मानव दिखाई दे रहा है बच्चों आप, ये कुशल मानव का क्या है, काल्पनिक चित्र है ये, जिसमें हम सबसे पहला देखेंगे कुशल मानव। सबसे पहला देखेंगे कुशल मानव। कुशल मानव से तात्पर्य वह मानव जो अपने हाथों का कुशलता से उपयोग करता था। मतलब अर्थात बेटा, कुशल मानव से तात्पर्य है वह मानव जो अपने हाथों का कुशलता से उपयोग करता था। अर्थात जो मानव अपने हाथों का कुशलतापूर्वक उपयोग करता था, उस मानव को हम कुशल मानव कहते हैं। अब देखेंगे बेटा, कुशल मानव का अस्तित्व। जो कुशल मानव था, उनका अस्तित्व कहाँ पाया गया, यह कहाँ पे पाया गया। कुशल मानव के अस्तित्व का प्रमाण सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया और केनिया देशों के परिसर में प्राप्त हुआ। यह जो कुशल मानव था, यह सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया और केनिया देशों के परिसर में प्राप्त हुआ। अर्थात यह जो मानव है, यह अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया और केनिया में प्राप्त हुआ। इसके बाद में देखेंगे बेटा अपन कि कुशल मानव की खोज किसने की। कुशल मानव की खोज, तो कुशल मानव की खोज लुई लीकी नामक वैज्ञानिक ने की। इस कुशल मानव की खोज लुई लीकी नामक वैज्ञानिक ने की। अब हम इस लुई लीकी नामक वैज्ञानिक के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते बेटा। देखो, ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है, यह है वैज्ञानिक लुई लीकी। इस लुई लीकी का पूरा नाम था लुई सेमूर बाजेट लीकी। इनका जन्म 7 अगस्त 1903 को हुआ तथा इनका मृत्यु 1 अक्टूबर 1972 को हुआ। एक केन्याई पॉलियोथ्रोपोलॉजिस्ट और पुरातत्वविद था, जिसका काम अफ्रीका में विकसित हुआ था। इनका काम कहाँ विकसित हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप में विकसित हुआ था। विशेष रूप से ओल्डुआ गोर्ज में अपनी पत्नी साथी पॉलिटोलॉजिस्ट मैरी लीकी के साथ की गई खोजों के माध्यम से पूर्वी अफ्रीका में पैलियोएंथ्रोपोलॉजिकल जांच के एक कार्यक्रम की स्थापना के बाद उन्होंने इस विद्वानों के काम को जारी रखने के लिए कई भविष्य की पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। और इन्होंने साथों साथ में कई भविष्य की भी पीढ़ियों को अपने साथ में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। लीकी के परिवार के कई सदस्य स्वयं विद्वान बन गए और इस लीकी के परिवार के जो बाकी सदस्य जो थे, वह खुद स्वयं वह क्या बन गए, विद्वान बन गए। लीकी की विरासतों में से एक अन्य प्राइमेट्स के क्षेत्रीय शोध को अपने प्राकृतिक आवासों में बढ़ावा देने में उनकी भूमिका से उत्पन्न होता है, जिसे उन्होंने मानव विकास को समझने की कुंजी के रूप में देखा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 3 महिला शोधकर्ताओं जेन गुडल, डियान फॉस्सी और बिरुटे गल्डिकास को चुना। उन्होंने 3 शोधकर्ताओं को चुना महिला में, जेन गुडल, डियान फॉस्सी और बिरुटे, जिन्हें उन्हें ट्रीमेट्स कहा जाता है। प्रत्येक प्राइमेटोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विद्वान बन गया। लीकी ने कई अन्य पीएचडी को भी प्रोत्साहित किया और समर्थन दिया। उसके साथ साथ लीकी ने अन्य पीएचडी को भी प्रोत्साहित किया और उनको क्या किया, उन्होंने समर्थन दिया।
उम्मीदवार विशेष रूप से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लिकी ने अफ्रीका में भविष्य के शोध के लिए और वन्य जीवन की रक्षा के लिए संगठन बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उन्होंने संगठन बनाने में भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार से यह लुई लिकी का परिचय रहा। इसके बाद देखेंगे बेटा अपन कुशल मानव के बारे में वैज्ञानिक लुई लिकी के विचार। कुशल मानव के बारे में वैज्ञानिक लुई लिकी के विचार। इस मानव के अवशेषों के साथ इस मानव अर्थात कुशल मानव के अवशेषों के साथ उसके बनाए हुए कुछ औजार पाए गए, कुछ मतलब उसके कुछ औजार पाए गए, इसलिए उसे होमो हेबिलिस नाम दिया। लैटिन भाषा में होमो शब्द का अर्थ मानव है। हेबिलिस शब्द का अर्थ हाथों का कुशलता पूर्वक उपयोग करने वाला होता है। एक बार इसको और पढ़ ले तो बेटा, कुशल मानव के बारे में वैज्ञानिक लुई लिकी के विचार। इस मानव के अवशेषों के साथ उसके बनाए हुए औजार पाए गए, मतलब इनके साथ में औजार पाए गए, औजार के साथ में कुशल मानव के कुछ अवशेष पाए गए, इसलिए उसे होमो हेबिलिस नाम दिया। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? होमो हेबिलिस। अभी हम दोनों को देखेंगे, होमो का अर्थ क्या होता है और हेबिलिस का अर्थ क्या होता है। लैटिन भाषा में होमो शब्द का अर्थ मानव है। लैटिन भाषा में होमो का शब्द क्या है? मानव है। और हेबिलिस शब्द का अर्थ हाथों का कुशलता पूर्वक उपयोग करने वाला होता है। मैं सबसे शुरू में ही बताया था बेटा कुशल मानव के बारे में, अपने हाथों का कुशलता पूर्वक उपयोग करने वाला मानव अर्थात ही होता है कुशल मानव। तो वही हो गया यहाँ पे भी, होमो का अर्थ होता है मानव और हेबिलिस का अर्थ होता है अपने हाथों का कुशलता पूर्वक उपयोग करने वाला होता है, अर्थात अपने हाथों का कुशलता पूर्वक उपयोग करने वाला मानव ही कुशल मानव है। इसके बाद में हम देखेंगे इस कुशल मानव का संरचना कैसी थी, उनका मतलब शरीर कैसा था। कुशल मानव दो पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था। कुशल मानव जो था वह दो पैर पर खड़ा होकर चल सकता था, लेकिन उसकी पीठ की रीढ़ पूरी तरह से तनी हुई नहीं थी। लेकिन यह दो पैरों पर चल तो सकता था, लेकिन इसकी जो पीठ की हड्डी थी, पीठ की रीढ़ की हड्डी जो थी वह पूरी तरह से तनी हुई नहीं थी। मतलब इसका पीठ की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से तनी हुई नहीं थी, उसमें थोड़ा सा टेढ़ापन था। उसकी पीठ थोड़ा सा क्या था? उसकी रीढ़ थोड़ा सा टेढ़ापन था। इस मानव का मस्तिष्क एब बंदर की तुलना में अधिक बड़ा था। इस मानव का शरीर जो था वह एब बंदर की तुलना में थोड़ा बड़ा था, परंतु उसके चेहरे और हाथ पांव की विशिष्टताएं अंशतः एब बंदर की तरह ही थी। इस मानव का मस्तिष्क एब बंदर की तुलना में थोड़ा बड़ा था, फिर भी उसका हाथ पैर जो था वह अंशतः एब बंदर की तरह ही था। इसके बाद में देखेंगे बेटा हम कुशल मानव द्वारा बनाए हथियार का उपयोग, अर्थात कुशल मानव ने जो हथियार बनाया उसका उपयोग किस प्रकार से हुआ, मतलब उनके औजारों का उपयोग किस प्रकार से हुआ। कुशल मानव के बनाए हुए औजार बड़े प्राणियों का शिकार, मतलब अर्थात कुशल मानव ने जो औजार बनाया उसका उपयोग बड़े प्राणियों के शिकार करने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं थे। उनके वह जो ऐसे औजार बनाए थे जो बड़े प्राणियों का शिकार करने में उपयुक्त नहीं थे, लेकिन मांस को खरोचने में, हड्डी के भीतर की मज्जा प्राप्त करने, हड्डी को तोड़ने जैसे कामों के लिए उन हथियारों का उपयोग हो सकता था। उन्होंने जो औजार बनाया था वह बड़े प्राणियों का शिकार करने में तो उपयुक्त नहीं था, लेकिन उन औजारों का उपयोग मांस को खरोचने के लिए, हड्डी के भीतर की मज्जा को प्राप्त करने के लिए, हड्डी को तोड़ने के लिए इन औजारों का उपयोग किया जा सकता था। इन हथियारों का उपयोग हो सकता था। आगे देखेंगे बेटा अपन, देखो ये हड्डी इस प्रकार से हड्डी तोड़ रहे हैं, इस प्रकार से उन औजारों का उपयोग कुशल मानव कर सकता था। यह कुशल मानव का चित्र है बेटा। आगे देखेंगे कुशल मानव का भोजन, अर्थात यह जो कुशल मानव था इनका भोजन क्या था। कुशल मानव अन्य प्राणियों द्वारा किए गए शिकार का बचा हुआ मांस खाया करता होगा, छोटे प्राणियों का शिकार करता होगा। इसी भांति खाने के लिए पक्षियों के अंडे, फल, कंदमूल भी इकट्ठा करता होगा।
कुशल मानव अन्य प्राणियों द्वारा किए गए शिकार का बचा खुचा मांस खाया करता होगा। मतलब कुशल मानव जो था उनका मुख्य भोजन था कि वह जो प्राणियों के, जो कुशल मानव जो अन्य प्राणियों का शिकार करता था उससे जो बचा खुचा मांस जो बचा रहता था उसको यह कुशल मानव खाया करता होगा। छोटे प्राणियों का शिकार करता होगा और यह जो छोटे छोटे प्राणी जो थे उसके यह शिकार करता होगा। इसी भांति खाने के लिए पक्षी के अंडे और उसके साथ साथ वह पक्षियों के अंडे खाया करता था। फल जंगल में जो फल थे वह खाया करता था, उसके साथ साथ वहाँ जंगल में जो उपलब्ध थे कंदमूल वह भी वह इकट्ठा करता होगा। आगे देखेंगे बेटा हम सीधी रीढ़ वाला मानव। अब पहला देखिए अपन ने कुशल मानव, दूसरा देखेंगे सीधी रीढ़ वाला मानव। ये देखो बेटा सीधी रीढ़ वाले मानव का चित्र है, ये उसका काल्पनिक चित्र है, यह सीधी रीढ़ वाले मानव का चित्र। अब देखेंगे सीधी रीढ़ वाले मानव का अर्थ क्या होता है। सीधी रीढ़ वाले मानव का अर्थ क्या होता है ये देख लेते हैं। सीधी रीढ़ वाला मानव, जो सीधी रीढ़ वाला मानव जो है यह मानव, यह मानव के विकासवाद का एक महत्वपूर्ण चरण था। इरेक्ट का अर्थ सीधा तनकर खड़ा रहने वाला होता है, अतः इस मानव को होमो इरेक्ट नाम दिया गया। कुशल मानव की तुलना में उसका मस्तिष्क अधिक विकसित था, वह समूह में रहता था। इसको और एक बार रीड करते अपन। सीधी रीढ़ वाला मानव यह मानव के विकासवाद का एक महत्वपूर्ण चरण था। जो सीधी रीढ़ वाला मानव जो था यह विकासवाद का एक महत्वपूर्ण चरण था। और यह जो विकासवाद पाठ पढ़ाया में टर्म है, लास्ट में बताया था आदि मानव बताया था, उसी के बाद में ये शुरू हो जाता है, ये आदि मानव ही है ये सब लोग। तो सीधी रीढ़ वाला मानव जो है यह विकासवाद का एक महत्वपूर्ण चरण था। इरेक्ट्स का अर्थ सीधा तनकर खड़ा रहने वाला होता है। इरेक्ट्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेक्ट्स। इरेक्ट्स का अर्थ सीधा तनकर खड़ा रहने वाला होता है। जो सीधा तनकर खड़ा रहता है उसको कहते हैं इरेक्ट्स। जबकि कुशल मानव जो था उनका जो पीठ की जो रीढ़ थी वह थोड़ा सा बिल्कुल तना हुआ नहीं था, झुका हुआ था। लेकिन जो इरेक्ट्स मानव, ये सीधी रीढ़ वाला जो मानव है, इनका जो पीठ जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ है, वह बिल्कुल सीधा और तनकर खड़ा रहने वाला था। अतः इस मानव को होमो इरेक्ट्स नाम दिया गया। अर्थात इस मानव को होमो इरेक्ट्स नाम दिया गया। इसमें भी दो नाम आया, होमो इरेक्ट्स। होमो का अर्थ होता है बेटा मानव, और इरेक्ट्स का अर्थ होता है सीधा या तनकर खड़ा रहने वाला। अर्थात होमो इरेक्ट्स का अर्थ हो गया जो सीधा तनकर खड़ा रहने वाले मानव को ही क्या कहते हैं, सीधी रीढ़ वाला मानव कहते हैं। कुशल मानव की तुलना में उसका मस्तिष्क अधिक विकसित था, वह समूह में रहता था। जबकि कुशल मानव की तुलना में इसका जो मस्तिष्क था वह थोड़ा अधिक विकसित था, और यह समूह में रहता था, यह अकेला नहीं रहता था, यह समूह में रहता था। उसके बाद में पढ़ेंगे बेटा अपन सीधी रीढ़ वाला का अग्नि से परिचय। अर्थात यह अग्नि से किस प्रकार से परिचित हुआ, मतलब आग से इनका परिचय किस प्रकार से हुआ। जंगल में लगने वाली आग को देखकर मानव अग्नि से परिचित हो चुका था। पेड़ों की जलती टहनियां लाकर अग्नि का उपयोग करने की तकनीक से सीधी रीढ़ वाला मानव अवगत हुआ था। उसके कालखंड में पृथ्वी का विशाल प्रदेश हिममय था, फलस्वरूप जलवायु अति शीत थी, परंतु अग्नि का उपयोग करने से अधिकतम शीत वाले वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखना उसके लिए संभव हुआ। फिर भी अग्नि उत्पन्न करने की तकनीक को आत्मसात नहीं कर पाया। फिर भी वह अपनी अग्नि उत्पन्न करने की तकनीक को आत्मसात नहीं कर पाया। इसको एक बार हम समझ लेते हैं। सीधी रीढ़ वाले मानव का अग्नि से परिचय। जंगल में लगने वाली आग को देखकर मानव अग्नि से परिचित हो चुका था। जो ये सीधी रीढ़ वाला जो मानव था, सीधी रीढ़ वाला जो मानव था, वह जंगल में लगने वाली आग को देखकर यह मानव अग्नि से परिचित हो चुका था। जो जंगल में आग लगी हुई थी उसे देखकर यह मानव अग्नि से परिचित हो चुका था। पेड़ों की जलती टहनियां लाकर अग्नि का उपयोग करने की तकनीक से सीधी रीढ़ वाला मानव अवगत हुआ था। मतलब जो पेड़ों की जलती टहनियां लाकर, जो पेड़ों की टहनियां थी वह जल रही थी, उसकी टहनियां लाकर यह अग्नि का उपयोग करने की तकनीक से
सीधी रीढ़ वाला मानव अवगत हुआ था। उसके कालखंड में मतलब सीधी रीढ़ वाले मानव के कालखंड में पृथ्वी का विशाल प्रदेश हिममय था, और वह जो पूरा प्रदेश था उस समय पृथ्वी का जो विशाल प्रदेश था वह हिममय था, मतलब बहुत ठंड थी वहां पे। हिम यानी होता है बर्फ। फलस्वरूप जलवायु अति शीत थी, और वहां की जलवायु अति शीत यानी वहां पे बहुत ठंडी थी, परंतु अग्नि का उपयोग करने से अधिकतम शीत वाले वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखना उसके लिए संभव हुआ। लेकिन उस आग की वजह से वहां पे वह अपना अस्तित्व को बनाया, क्योंकि ठंडी में वह ज्यादा समय तक रह नहीं सकते थे, लेकिन उनका सहारा था वहां की अग्नि। अग्नि के माध्यम से उन्होंने उस शीत वाले वातावरण में अपना अस्तित्व को बनाए रखने में के लिए वह क्या हुआ, संभव हुआ। किस वजह से संभव हुआ? हो वहां के अग्नि के वजह से। फिर भी अग्नि उत्पन्न करने की तकनीक को आत्मसात नहीं कर पाए। फिर भी उन्होंने आग को कैसे उत्पन्न कर सकते, अग्नि उत्पन्न कैसे कर सकते, इस तकनीक को वह फिर भी नहीं सीख सके, उस तकनीक को वह आत्मसात नहीं कर पाया। आगे है, ये देखो बेटा, ये अग्नि, ये टहनिया जला रहा है, ये इस प्रकार से उन्होंने आग से अवगत हुआ। आगे देखेंगे सीधी रीढ़ वाला मानव सीधी रीढ़ वाला मानव द्वारा बनाया गया हथियार। अब यह सीधी रीढ़ वाला मानव कौन से हथियार बनाए इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। इस मानव के औजार भी पहले वाले औजारों की तुलना में उन्नत और आकारबद्ध थे। वह हथकुल्हाड़ी जैसे औजार बनाता था। इसको और पढ़ लेते एक बार। सीधी रीढ़ वाला मानव द्वारा बनाया गया हथियार। इस मानव के औजार भी पहले वाले औजारों की तुलना में उन्नत और आकारबद्ध थे। वह हथकुल्हाड़ी जैसे औजार बनाता था। इसको समझते एक बार बेटा। इस मानव के औजार भी पहले वाले औजार की तुलना में उन्नत और आकारबद्ध थे। इस मानव के जो औजार थे वह पहले वाले औजार की तुलना में उन्नत और आकारबद्ध थे, मतलब यह थोड़ा अलग था। वह हथकुल्हाड़ी जैसे औजार बनाता था, और यह जो सीधी रीढ़ वाला मानव जो है यह हथकुल्हाड़ी जैसे औजार बनाता था। नेक्स्ट देखेंगे सीधी रीढ़ वाले मानव का अस्तित्व। अब यह जो है सीधी रीढ़ वाले मानव का अस्तित्व कहाँ पाया गया? सीधी रीढ़ वाला मानव का अस्तित्व अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीप में इसका अस्तित्व पाया गया। सीधी रीढ़ वाला मानव का अस्तित्व, यह जो सीधी रीढ़ वाला मानव का अस्तित्व है यह अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में इसका अस्तित्व पाया गया। यह सीधी रीढ़ वाला जो मानव है यह 3 महाद्वीप में पाया गया। पहला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा है एशिया महाद्वीप और तीसरा है यूरोप महाद्वीप। इन 3 महाद्वीप में यह सीधी रीढ़ वाले मानव का अस्तित्व पाया गया। आगे देखते बेटा। आगे हमारा शक्तिमान मानव। अभी हमारा 2 मानव हुआ, कुशल मानव और सीधी रीढ़ वाला मानव। नेक्स्ट है अपना शक्तिमान मानव। अब इस शक्तिमान मानव के बारे में जान लेते हैं। ये देखो बेटा, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है शक्तिमान मानव है। शक्तिमान मानव अर्थात अब शक्तिमान मानव क्या होता है अब जानेंगे अपन। मानव के विकास का अगला चरण शक्तिमान मानव था। इसका शरीर बलिष्ठ था, मतलब मानव के विकास का अगला चरण शक्तिमान मानव था। मानव के विकास का जो नेक्स्ट चरण था, अगला चरण जो था वह शक्तिमान मानव था। इसका शरीर बलिष्ठ था, यह थोड़ा बलशाली था, इसका शरीर थोड़ा मजबूत था। हम बोल सकते हैं ऐसा, यह थोड़ा इसका शरीर थोड़ा बलिष्ठ था। अब आगे देखेंगे बेटा शक्तिमान मानव का अस्तित्व, मतलब यह शक्तिमान मानव कहाँ पाया गया, इसका अस्तित्व कहाँ पे पाया गया। इस मानव के अवशेष सबसे पहले जर्मनी देश तथा निएंडरथल में पाए गए, अतः उसे निएंडरथल मैन कहते हैं। इसको पढ़ लेते और एक बार। शक्तिमान मानव का अस्तित्व। इस मानव के अवशेष सबसे पहले जर्मनी देश तथा निएंडरथल में पाए गए, अतः उसे निएंडरथल मैन कहते हैं। यह जो शक्तिमान मानव है यह सबसे पहले बेटा जर्मनी देश तथा निएंडरथल में पाए गए, इसीलिए इस शक्तिमान मानव को निएंडरथल मैन कहते हैं। इसीलिए इस मानव को निएंडरथल मैन कहते हैं, और यह सबसे पहले जर्मनी तथा निएंडरथल में पाए गए।
शक्तिमान मानव के निवास। अब हम देखेंगे शक्तिमान मानव के निवास। शक्तिमान मानव जो है वह प्रमुखतः गुफाओं में निवास करता था। शक्तिमान मानव के निवास में शक्तिमान मानव प्रमुखतः गुफाओं में निवास करता था। जो शक्तिमान जो मानव था वह मुख्य रूप से गुफाओं में रहता था। जिस प्रकार से हम घर में रहते हैं बेटा, उस प्रकार से शक्तिमान मानव क्या थे, वह गुफाओं में रहते थे। वो गुफाओं को ही अपना घर समझते थे, अर्थात वह शक्तिमान मानव यह गुफाओं में रहता था। अब हम आगे देखेंगे शक्तिमान मानव द्वारा बनाए गए औजार। अब हम आगे देखेंगे शक्तिमान मानव द्वारा बनाए गए औजार। वह पत्थर से छोटे पत्थरों और छोटे पत्थरों को घिसने से निकले हुए छिलकों, इस प्रकार दोनों से विभिन्न आकारों के औजार बनाता था और उन औजारों को लंबी हड्डियों और लकड़ी के बेंटों पर बिठाकर भाला, कुल्हाड़ी जैसे औजार बनाता था। और पढ़ते इसको एक बार। शक्तिमान मानव द्वारा बनाए गए औजार। वह पत्थर से छोटे पत्थर और छोटे पत्थरों को घिसने से निकले हुए छिलकों, इस प्रकार दोनों से विभिन्न आकारों के औजार बनाता था और उन औजारों को लंबी हड्डियों और लकड़ी के बेंटों पर बिठाकर भाला, कुल्हाड़ी जैसे औजार बनाता था। इसको समझते हैं अपन। वह पत्थर से छोटे पत्थरों और छोटे पत्थरों को घिसने से निकले हुए छिलकों, इस दोनों से विभिन्न आकार औजार बनता था। वह शक्तिमान मानव जो था वह पत्थर से छोटे पत्थर से छोटे पत्थरों और छोटे पत्थरों को घिसने से निकले हुए छिलकों। हम जब छोटे पत्थरों को घिसते हैं तो वहां से क्या निकलता है, छिलका निकलता है। इस प्रकार यह दोनों से विभिन्न आकारों के, इन दोनों से वह विभिन्न आकार के, विभिन्न साइज के, विभिन्न आकारों के औजार बनाता था। और इन दोनों प्रकार से मतलब वो पत्थरों से और पत्थर के निकले हुए छिलकों से, वो जो उसको जो घिसता था, घिसने से जो छिलका निकालता था, इन दोनों से वह विभिन्न प्रकार के औजार बनाता था। और उन औजारों को और तथा उन बनाए हुए औजारों को लंबी हड्डियों और लकड़ी के बेंटों पर बिठाकर, उन औजारों को वह लंबी हड्डियां और लकड़ी के बेंटों पर बिठाकर भाला, कुल्हाड़ी जैसे औजार बनाता था। उससे वह भाला और कुल्हाड़ी जैसे औजार बनाता था। यह औजार किस प्रकार से बनाता था बेटा, और समझ लो एक बार। जो छोटे पत्थर थे और पत्थरों के घिसने से जो उसके जो छिलके निकलते थे, इनको वह विभिन्न आकारों से औजार बनाता था। उन औजारों को वह लंबी हड्डियां और लकड़ी के बेंटों पर बिठाकर भाला, कुल्हाड़ी जैसे वह औजार बनाता था। इस प्रकार शक्तिमान मानव यह इस प्रकार से यह औजार बनाता था। यह औजार वह बनाते थे। आगे देखेंगे बेटा शक्तिमान मानव द्वारा बनाए गए औजार। अब वह शक्तिमान मानव कौन सा औजार, वह औजार जो बनाया था वह भाला बनाया, कुल्हाड़ी बनाया, इस प्रकार से वह जो औजार बनाया उसका वह उपयोग क्या था, मतलब उनके जो बनाए गए औजार थे उनके उपयोग क्या थे, यह समझेंगे। शक्तिमान मानव द्वारा बनाए गए औजार के उपयोग, इसको पढ़ते हैं। विशालमय प्राणियों का शिकार चमड़े का मांस खरोचने के लिए तथा विशालमय प्राणियों का शिकार चमड़े का मांस खरोचने के लिए पत्थर के छिलकों से बनाए गए रंधों का उपयोग करता था। जो शक्तिमान मानव जो थे वह जो औजार बनाया था उसका उपयोग किस प्रकार से होता है, यह समझ रहे अपन। विशालमय प्राणियों का शिकार, वह जो औजार बनाया था उसका उपयोग बड़े विशालमय यानी बड़े बड़े प्राणियों का शिकार करने के लिए होता था। चमड़े का मांस को खरोचने के लिए होता था। जो चमड़े के जो मांस, चमड़े में जो मांस रहता है बेटा, उसको खरोचने के लिए पत्थर के छिलकों से बनाए गए रंधा, जो पत्थर के जो छिलके थे उससे वो जो रंधा बनाते थे उसका उपयोग करते थे। उस रंधे का उपयोग किस लिए होता था, चमड़े के मांस को खरोचने के लिए। जो पत्थर के जो छिलके के जो रंधे बनाते थे उस रंधों का उपयोग उस चमड़े के मांस को खरोचने के लिए किया जाता था। अर्थात वह जो उपयोग, वो जो औजार बनाए थे उसका उपयोग बड़े प्राणियों का शिकार करने के लिए और चमड़े की मांस को खरोचने के लिए उन औजारों का उपयोग होता था।
अब है देखेंगे बेटा शक्तिमान मानव का आंख से अवगत होना, अर्थात इसी को बोल सकते हैं अपन शक्तिमान मानव का आंख से परिचय, मतलब वह आंख से किस प्रकार से परिचित हुआ। कठोर लकड़ी की तीलियों को एक दूसरे पर पटककर अथवा पत्थरों को एक दूसरे पर पटककर चिंगारियां उत्पन्न कर उनसे आग का निर्माण करने की कला से अवगत हुआ। अब हम इसको समझ लेते हैं। कठोर लकड़ी की तिल्लियों को एक दूसरे पर पटक कर, जो कठोर लकड़ी थी, जो बड़ी होती है बेटा, जो कठोर होती है, उन लकड़ी की तिल्लियों को एक दूसरे पर पटक कर अथवा पत्थरों को एक दूसरे पर पटक कर, एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर पटकते हैं तो वहां से चिंगारियां निकलती थी। उसी प्रकार पत्थरों को एक दूसरे पर पटक कर चिंगारियां उत्पन्न कर उनसे आग का निर्माण करने की कला से वह अवगत हुआ। जब पत्थर को एक दूसरे पे पटकते हैं पटक कर, तो वहां से क्या निकलता था? आग निकलता था। उन आग को देखकर वह आग से क्या हुआ? परिचित हुआ। अब ये देखो बेटा, ये जो है ये शक्तिमान मानव, जो देखो यह पत्थर एक दूसरे पे पटक रहा है, तो यहाँ से उनको क्या दिखाई दे रहा है? आग निकलता है। यहाँ जब हम पत्थर को एक दूसरे पर पटकते हैं तो वहां से अंगार निकलती है, आग निकलती है। उसी प्रकार से आग को देखकर शक्तिमान मानव अग्नि से परिचित हुआ। अब देखते हैं अपन शक्तिमान मानव समूह के कुछ नियम। सबसे पहले ही बताया बेटा कि शक्तिमान मानव क्या है? यह समूह में रहता है, यह अकेला नहीं रहता। तो अब हम इसके कुछ नियम जान लेते हैं। शक्तिमान मानव के नियम। उसके समूह का कोई व्यक्ति मर जाता तो उसे दफन करते समय शक्तिमान मानव मृत व्यक्ति के साथ औजार, प्राणियों की सींगें जैसी वस्तुएं गाड़ देता था। इसी भांति मृत व्यक्ति के शरीर को लाल रंग की मिट्टी मलता था। उससे दिखाई देता है कि शक्तिमान मानव के कालखंड में मृत व्यक्ति को दफन करने के संबंध में कुछ नियम बनाए गए थे। इसको समझते हैं बेटा, एक बार समझ लेते हैं अपन इन समूह के नियम को। शक्तिमान मानव समूह के कुछ नियम। शक्तिमान मानव के समूह का अगर कोई व्यक्ति मर जाता तो उसे दफन करते समय, अर्थात उस शक्तिमान मानव के समूह का अगर से कोई व्यक्ति मर जाता तो उसे दफन करते समय शक्तिमान मानव मृत व्यक्ति के साथ उस मरे हुए व्यक्ति के साथ उसके औजार, प्राणियों की सींग जैसी वस्तुएं गाड़ देता था। उस व्यक्ति के मृत शरीर के साथ साथ वहां पे औजार भी गाड़ते थे और प्राणियों की सींग भी गाड़ते थे। इसी भांति मृत व्यक्ति के शरीर को लाल रंग की मिट्टी मलता था और उस मृत व्यक्ति के शरीर को लाल रंग की मिट्टी से मलता था, अर्थात उसको लाल रंग की मिट्टी लगाते थे। इससे दिखाई देता था कि शक्तिमान मानव के कालखंड में मृत व्यक्ति को दफन करने के संबंध में कुछ नियम बनाए गए थे। इससे यह तात्पर्य निकलता है बेटा कि शक्तिमान मानव के जो कालखंड में जो मृत व्यक्ति को दफन करने के लिए उनके समूह में कुछ नियम बनाए गए थे। नियम यह था कि वह जब मृत व्यक्ति के साथ साथ वहां पे औजार, प्राणियों के सींग और उसके शरीर को लाल मिट्टी से रंगा जाता था। इस प्रकार से उन्होंने शक्तिमान मानव के समूह ने कुछ नियम बनाए। नेक्स्ट देखेंगे शक्तिमान मानव समाप्त होने के कारण। अब यह शक्तिमान मानव समाप्त क्यों हुआ, यह इनका अस्तित्व नष्ट क्यों हुआ, इसके कारण में जानेंगे अपन। ऐसा माना जाता है कि बुद्धिमान मानव के साथ चलने वाला उसका संघर्ष, पर्यावरण में होने वाला परिवर्तन के साथ उसका समायोजन न कर पाना जैसे कारणों से शक्तिमान मानव का अस्तित्व समाप्त हुआ होगा। लगभग 30,000 वर्ष पूर्व शक्तिमान मानव नष्ट हुआ। इसको और पढ़ते एक बार। शक्तिमान मानव का अस्तित्व समाप्त होने के कारण। ऐसा माना जाता है कि बुद्धिमान मानव के साथ चलने वाला संघर्ष, पर्यावरण में होने वाला परिवर्तनों के साथ उसका समायोजन न कर पाना जैसे कारणों से शक्तिमान मानव का अस्तित्व समाप्त हुआ होगा। लगभग 30,000 वर्ष पूर्व शक्तिमान मानव नष्ट हुआ। इनको हम एक बार समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि बुद्धिमान मानव के साथ चलने वाला उसका संघर्ष, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ उसका समायोजन न कर पाना
ऐसा माना, यह समाप्त, इनका अस्तित्व समाप्त होने का कारण ऐसा माना जाता है बेटा कि यह जो है पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के साथ यह समायोजन नहीं कर पाए होंगे या यह समन्वय नहीं कर पाए होंगे, जिसके कारणों से शक्तिमान मानव का अस्तित्व समाप्त हुआ होगा। इसी के वजह से शक्तिमान मानव का अस्तित्व समाप्त हुआ होगा। लगभग 30,000 वर्ष पूर्व शक्तिमान मानव नष्ट हुआ, और यह जो शक्तिमान मानव है यह लगभग 30,000 वर्ष पूर्व यह समाप्त नष्ट हुआ। ये देखो बेटा, ये शक्तिमान मानव के चित्र आपको स्लाइड्स में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है हमारा बुद्धिमान मानव। अभी तक के हम 3 प्रकार के मानव देखे, पहला कुशल मानव, दूसरा सीधी रीढ़ वाला मानव, तीसरा शक्तिमान मानव, और चौथा देखेंगे हमारा लास्ट मानव है ये बुद्धिमान मानव। बुद्धिमान मानव जो था यह, ये देखो चित्र में दिखाई दे रहा है बेटा, बुद्धिमान मानव जो का परिचय, इस बुद्धिमान, यह जो बुद्धिमान मानव है इसके बारे में हम थोड़ा परिचय लेते हैं, इसका परिचय आपको देता हूं। इसके पूर्व के किसी भी मानव की तुलना में इस मानव में विचार करने की क्षमता अधिक थी, अतः इस मानव को बुद्धिमान मानव कहा गया। इसी को होमोसेपियन कहते हैं। सेपियन का अर्थ बुद्धिमान है। यूरोप में इसे क्रोमेनॉन इस नाम से जाना जाता है। इसको समझ लेते एक बार, इसका परिचय, बुद्धिमान मानव का परिचय। इसके पूर्व के किसी भी मानव की तुलना में इस मानव में विचार करने की क्षमता अधिक थी। इसके पूर्व के अर्थात बेटा कुशल मानव, सीधी रीढ़ वाला मानव, शक्तिमान मानव, इन मानव की तुलना में यह जो बुद्धिमान मानव है इसमें विचार करने की क्षमता अधिक थी। विचार करने की क्षमता अर्थात यह सही गलत को सोच सकता था, कि मतलब इसमें विचार करने की क्षमता उन तीनों मानव की तुलना से अधिक थी। अतः इस मानव को बुद्धिमान मानव कहा गया। इसीलिए इस मानव को क्या कहा गया? बुद्धिमान मानव कहा गया। इसी को इंग्लिश में होमोसेपियन कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं होमोसेपियन कहते हैं। सेपियन का अर्थ होता है बुद्धिमान और होमो का अर्थ होता है मानव, अर्थात बुद्धिमान मानव। यूरोप में इसे क्रोमेनॉन इस नाम से जाना जाता है, और यूरोप महाद्वीप में इस बुद्धिमान मानव को क्रोमेनॉन नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हम यह देखें कि उसको इंग्लिश में होमोसेपियन कहते हैं। होमो अर्थात होता है मानव, और सेपियन यानी होता है बुद्धिमान अर्थात बुद्धिमान मानव। इसी को हम कहते हैं बुद्धिमान मानव। यह जो मानव था इसमें विचार करने, वह तीनों मानव की तुलना से इसमें विचार करने की क्षमता जो थी वह अधिक थी। यह जानते हैं अब, यह बुद्धिमान मानव के अवशेष, अर्थात यह बुद्धिमान मानव के अवशेष का ही अर्थ होता है इसका अस्तित्व। यह बुद्धिमान मानव के अवशेष कहाँ पाए गए? बुद्धिमान मानव के अवशेष अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में पाए गए। यह जो बुद्धिमान मानव जो था, यह इनके अवशेष अफ्रीका महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में और यूरोप महाद्वीप में पाए गए। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, बुद्धिमान मानव के कार्य। यह जो बुद्धिमान मानव जो था वह किस प्रकार से कार्य करता था, यह कौन सा कार्य करता था? यह मानव अपने कार्य की आवश्यकता अनुसार विविध प्रकार के औजारों और शस्त्रों का निर्माण करता था। इसके लिए वह पत्थर की छोटी परतें काटकर हड्डी अथवा लकड़ी के खांचे में बिठाता था। इसको हम समझते हैं। यह जो मानव था वह अपने कार्य की आवश्यकता अनुसार विविध प्रकार के औजारों और शस्त्रों का निर्माण करता था। जो बुद्धिमान जो मानव था वह अपने कार्य, अपने आवश्यकता के अनुसार, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे किस प्रकार के औजार चाहिए, मुझे कौन से शस्त्र चाहिए, वह उस प्रकार से औजार बनाता था। अर्थात इसीलिए इसको कहा गया है कि यह जो बुद्धिमान मानव जो है, यह इसकी जो विचार क्षमता है वह अधिक थी। यह जो कार्य करता था वह अपनी आवश्यकता के अनुसार औजार तैयार कर सकता था, और उसको वह अपने आवश्यकता के अनुसार उन औजारों को आकार भी दे सकता था। इसके लिए वह पत्थर की छोटी परतें काटकर, और उसके लिए वह पत्थर की छोटी परतें को काटकर हड्डी अथवा लकड़ी के खांचे में बिठाता था, और उसके लिए वह पत्थर की जो छोटी परतें रहती है उसको काटकर हड्डी अथवा लकड़ी के खांचे में बिठाता था, और इन सभी को काटकर वह लकड़ी के जो खांचे रहते हैं उसमें वह बिठाता था। नेक्स्ट देखेंगे स्वाध्याय है बेटा। अब हमारा है प्रश्न उत्तर। इस पार्ट में आए हुए प्रश्न उत्तर है, और बाकी बाहर से भी है, इस बुक से ही है लेकिन।
पहला प्रश्न है अपना, रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया है इसमें हमको उचित शब्द लिखना है। लैटिन भाषा में डेस शब्द का अर्थ मानव है, ऑप्शन है होमो हैबो, तो इसमें आएगा बेटा होमो, इसका उत्तर आएगा होमो। लैटिन भाषा में होमो शब्द का अर्थ क्या होता है, मानव होता है, तो पहला का उत्तर हो गया होमो। दूसरा है आ, शक्तिमान मानव प्रमुखतः देश में रहता था, देश में निवास करता था। आ है शक्तिमान मानव प्रमुखतः देश में निवास करता था, इसमें दो ऑप्शन है, पहला है पहाड़ों पर, दूसरा है गुफाओं में। तो मैं आपको यह समझाया बेटा कि जो शक्तिमान मानव है वह मुख्य रूप से कहाँ रहता है, निवास, इनका जो निवास था वह प्रमुख रूप से कहाँ था, गुफाओं में था, तो यहाँ पे आएगा उत्तर गुफाओं में। यह इस प्रकार से बन जाएगा, शक्तिमान मानव प्रमुखतः गुफाओं में निवास करता था। दूसरा प्रश्न देखेंगे बेटा हम, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। यहाँ जो दो प्रश्न है इनके उत्तर हमको एक वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है हथ कुल्हाड़ी किसने बनाई, तो उत्तर है बेटा, मैं आपको पढ़ाते समय बताया कि हथ कुल्हाड़ी सीधी रीढ़ वाले मानव ने बनाई, तो इसका उत्तर है हथ कुल्हाड़ी सीधी रीढ़ वालों ने मानव ने बनाई। प्रश्न एक बार और पढ़ लेता हूँ, हथ कुल्हाड़ी किसने बनाई, उत्तर है बेटा इसका हथ कुल्हाड़ी सीधी रीढ़ वाले मानव ने बनाई। प्रश्न आ है अब, कुशल मानव का अस्तित्व कहाँ प्राप्त हुआ, प्रश्न है कुशल मानव का अस्तित्व कहाँ प्राप्त हुआ, उत्तर है बेटा इसका कुशल मानव का अस्तित्व अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया और केनिया देशों में प्राप्त हुआ। इसको और एक बार इन प्रश्नों को एक बार रिपीट करते हैं बेटा अपन। प्रश्न दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखो। कोई बच्चा चाहे तो इसको लिख सकता है बेटा, नहीं तो इसकी स्क्रीनशॉट मार लो, ये आपके नोट बुक में दिया हुआ है स्वाध्याय में, आप इसको स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो या लिख सकते हो। प्रश्न दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखो। हथ कुल्हाड़ी किसने बनाई, इसका उत्तर है हथ कुल्हाड़ी सीधी रीढ़ वाले मानव ने बनाई। आ है दूसरा प्रश्न आ है, कुशल मानव का अस्तित्व कहाँ प्राप्त हुआ, इसका उत्तर है बेटा कुशल मानव का अस्तित्व अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया और केनिया देशों में प्राप्त हुआ। अब तीसरा प्रश्न है बेटा हमारा, प्रश्न तीसरा, निम्न कथन सत्य है या असत्य बताओ। यहाँ जो प्रश्न में जो कथन दिया है, प्रश्न दिया हुआ है, ये सही है या गलत है, या आपको बताना भी है और लिखना भी है आपको। इसका पहला प्रश्न है, कुशल मानव की पीठ में थोड़ा सा टेढ़ापन था। यह मैं आपको पढ़ाया बेटा कि कुशल मानव जो है इसके शरीर बिल्कुल तना हुआ नहीं है, इसका शरीर की रीढ़ जो है वह तनी हुई नहीं रहती, जबकि इसका शरीर की रीढ़ थोड़ी सी टेढ़ा रहता है, इसलिए प्रश्न है ये आपको समझ में आ गया होगा। कुशल मानव की पीठ में थोड़ा सा टेढ़ापन था, तो यह बिल्कुल सत्य है, अर्थात कुशल मानव इसकी पीठ में थोड़ा सा टेढ़ापन रहता है, ये बिल्कुल सही है, सत्य है। दूसरा प्रश्न है, सीधी रीढ़ वाला मानव अकेला रहता था। मैं आपको पढ़ाया बेटा सीधी रीढ़ वाला मानव कभी अकेला नहीं रहता था, सीधी रीढ़ वाला मानव हमेशा समूह में रहता था। मैं उसके आपको नियम भी बताया उसके समूह के, तो यह जो उत्तर है यह जो कथन है, यह जो लाइन है, प्रश्न है, यह असत्य है, यह गलत है, अर्थात यह असत्य है। तीसरा, शक्तिमान मानव को निएंडरथल मानव कहते हैं, शक्तिमान मानव को निएंडरथल में कहते हैं, यह सही है बेटा। मैंने यह भी बताया कि शक्तिमान मानव जर्मनी के साथ साथ निएंडरथल में भी रहता था, इसलिए इसी को निएंडरथल मैन कहते हैं, यह बिल्कुल सही है, तो इसका आएगा ये बिल्कुल सत्य। आपको अब कुछ गृह कार्य है, ये आपको करना है बेटा, ये प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है और मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेजना है, मैं आपको चेक करके इसका उत्तर भी आपको चेक करके बताऊंगा उसको किसका सही हो रहा है। गृह कार्य है, प्रश्न पहला, शक्तिमान मानव के समूह के नियम कौन सा था। मैंने आपको समझाते समय बताया भी बेटा कि शक्तिमान मानव के समूह का कौन से नियम था। प्रश्न दूसरा है, कुशल मानव द्वारा बनाए गए औजार का उपयोग किस प्रकार से हो सकता था। प्रश्न दूसरा, कुशल मानव द्वारा बनाए गए औजार का उपयोग किस प्रकार से हो सकता था। यह दो प्रश्न है बेटा। पहला प्रश्न,
शक्तिमान मानव के समूह का नियम कौन सा था? आपको अर्थात इसका उत्तर आपको लिखना है कि जो शक्तिमान मानव है उसके समूह का नियम कौन सा है, ये लिखना है आपको। दूसरे प्रश्न में कुशल मानव द्वारा बनाए गए औजार का उपयोग किस प्रकार से हो सकता था? तो दूसरे प्रश्न में आपको उत्तर लिखना है कि जो कुशल मानव ने जो औजार बनाए थे उसका उपयोग किस प्रकार से हो सकता था। या दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको घर पे लिखना है। एक पार्ट अभी आप हमारा क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद में इसका उत्तर आपको लिखना है बेटा। इस प्रकार से हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद बेटा।